हेलो गाइस, आज का टॉपिक है हमारा नेशनलिज्म इंडिया। कल हम लोग नेशनलिज्म इंडिया के फर्स्ट पार्ट के बारे में बात कर चुके थे। आज हम लोग इसके सेकंड पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। पर सेकंड पार्ट पे जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं कि कल हम लोगों ने क्या क्या देखा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने देखा था नेशनलिस्ट फीलिंग के बारे में। क्या था नेशनलिस्ट फीलिंग? मैंने कहा था नेशन के लिए लव एक्सप्रेशन नेशनलिस्ट फीलिंग कहलाता है। नेशनलिस्ट फीलिंग क्यों जरूरी था? क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि अगर हम लोग रिवोल्ट लड़ें, ठीक है, तो उस रिवोल्ट के लिए जो था, पहले लोगों के दिल में नेशन के लिए लव होना चाहिए। रिवोल्ट तो कोई तब लड़ेगा ना जब उसकी इच्छा होगी। तो पहले हम लोग क्या करना चाहते थे, एक फीलिंग, एक एंथुसियाज्म पैदा करना चाहते थे। उसके बाद हम लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट पढ़ा, विच इज इकोनॉमिकल इम्पैक्ट ऑन द इंडिया। आफ्टर दैट हम लोगों का टॉपिक था गांधी जी का एंट्रेंस। गांधी जी इंडिया में 1915 के अंदर आए थे। 1916, 17 और 18 में कंटिन्यू उन्होंने 3 सक्सेसफुल वॉर लड़े। 1915 का वॉर था बिहार का चंपारण इंडिगो मिल वर्कर्स के इंडिगो के लिए। और 1916 का जो था वो था खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात का रिवोल्ट, ठीक है, जिसमें लैंड टैक्स रेवेन्यू के लिए गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू जो था उसे कम कराने के लिए लिया गया था, जिसमें गांधी जी को कंप्लीटली रेवेन्यू माफ कर दिया गया गांधी जी की वजह से। और जो फार्मर्स थे उनको रेवेन्यू देना नहीं पड़ा, तो गांधी जी का ये रिवॉल्ट भी सक्सेसफुल रहा। इसके बाद हम लोगों ने 1918 में पढ़ा था, डिस्प्यूट था कॉटन मिल वर्कर्स अहमदाबाद के लिए, और 35% वेजेस इंक्रीज करने के लिए गांधी जी को इसमें भी सक्सेसफुलनेस मिल गई थी। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि गांधी जी अभी तक खुश नहीं थे। गांधी जी ने कहा था जो रिवोल्ट लड़े गए ना, एक्चुअली देखो, रिवोल्ट छोटी छोटी जगहों पर लड़ना कोई फायदा नहीं था। इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, तो इंडिया के अंदर अगर आपको रिवोल्ट को जीतना है ना, तो अगर इंडिया में रिवोल्ट जीतना है तो हमें एक ऐसा, मतलब क्या था, वेल नोन फिगर चाहिए था। गांधी जी वेल नोन फिगर बनते जा रहे थे जो पूरे इंडिया में क्या कर पाए, रिवोल्ट को चला पाए। तो गांधी जी को एक ऐसे ही मोमेंट की तलाश थी कि यार कुछ ऐसा हो जाए कि क्या है, मतलब जगह जगह टुकड़ों में रिवोल्ट लड़ना कोई फायदा नहीं है। मतलब रिवोल्ट ऐसा होना चाहिए कि जिसमें पूरा कंट्री एक साथ खड़ा हो। तो गांधी जी को ये रिवोल्ट मिला रोलेक्ट एक्ट में। आप लोगों ने पढ़ा रोलेक्ट एक्ट 1919 में, जब गांधी जी के पास एक ऐसा मौका आया, उन्होंने नेशन वाइड मूवमेंट लड़ा। इसके बाद उन्होंने 6 अप्रैल को हड़ताल के बाद उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी स्टार्ट किया। पर एक्चुअली गांधी जी, अनफॉर्चुनेटली गांधी जी का ये रिवोल्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि बीच में एक मसाक हो गया। कौन सा मसाक? जलियांवाला बाग मसाक। जनरल डायर ने जो जलियांवाला बाग मसाक किया, उसके चक्कर में गांधी जी को अपना रिवोल्ट वापस लेना पड़ा। आज हम लोग गांधी जी की जो ये मोमेंट थी उसको आगे बढ़ाएंगे और गांधी जी के एक मोमेंट यानी खिलाफत मोमेंट के बारे में पढ़ेंगे। गांधी जी समझ चुके थे कि क्या है, इंडिया के लोगों को एक करना, जो आज भी देख रहे हो बहुत इम्पॉसिबल टास्क है। इंडिया के लोगों को एक सिर्फ एक ही तरीके से किया जा सकता है कि अगर इंडिया के लोगों के अंदर कम्युनिटी को एक किया जा सके। कम्युनिटी मतलब हिंदुस्म में तो एक था, अब उन्होंने पूरा टारगेट किया मुस्लिम्स पे। कुछ ऐसा इशू हो जाए कि क्या है, मुस्लिम्स भी क्या हो जाए कि अगर इस रिवोल्ट में पार्ट लेने लग जाए तो ये एक इशू बहुत बड़ा बन सकता है, इंडिया यूनाइटेड हो सकता है। तो ये इशू मिला, ठीक है, कहते हैं ना जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, ठीक है। आप मेहनत करने निकलो तो सही, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। कुछ ऐसे ही कंडीशन गांधी जी के साथ भी, गांधी जी सोच ही रहे थे और एक नया इशू दुनिया में आया, दैट इज कॉल्ड खिलाफत मूवमेंट। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में इंट्रोड्यूस करूँ, क्योंकि क्या है, एक्चुअली बच्चों की हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, वो नेशनलिज्म इंडिया, और ये जो टॉपिक है वो थोड़ा सा लिंक्ड है नेशनलिज्म यूरोप से। तो मैं आपको बता दूं, नेशनलिज्म यूरोप के अंदर क्या था, पूरी दुनिया, ब्रिटेन, पूरी दुनिया का एक कॉमन एनिमी था ब्रिटेन। एक्चुअली जो ब्रिटिशर्स थे ना, वो सिर्फ इंडिया नहीं आए थे। ब्रिटिशर्स ने दुनिया में हर जगह अपनी कॉलोनीज बनाई थी। जैसे उन्होंने इंडिया को कैप्चर किया ना, वैसे दुनिया के हर देश को क्या किया था, हर देश को कैप्चर किया था। अब हुआ क्या था कि मतलब क्या है कि यूरोपियन कंट्रीज के अंदर क्या हो गया चुका था कि मतलब नेशन को फ्री करने के लिए यूरोपियन कंट्रीज में होड़ लगी थी, जिसका आपने एक पार्ट द फ्रेंच रेवोल्यूशन लास्ट ईयर पढ़ा था। फ्रेंच रेवोल्यूशन में, हाँ, फ्रेंच रेवोल्यूशन तो किंग लुईस 16 के खिलाफ था, पर ब्रिटिशर्स के खिलाफ क्या था, रिवोल्ट चला था। तो ओटोवन एम्पायर, मैं इस एम्पायर का नाम लूंगा, ओटोवन एम्पायर क्या था, जो यूरोप का सबसे बड़ा एम्पायर था, वो ब्रेक हो चुका था। ओटोवन एम्पायर था खिलाफत मूवमेंट का। ओटोवन एम्पायर में क्या हो गया था कि एक ऐसा रिवोल्ट था कि मुस्लिम्स को पूरी कर दी, मुस्लिम्स का एम्पायर था, ये टूटने के बाद पूरी दुनिया से मुस्लिम्स को भगाया जाता है। अब मुस्लिम्स को इकट्ठा करने के लिए मुस्लिम्स का जो लीड होता है, ठीक है, मुस्लिम्स का जो हेड होता है ना, उस हेड को कहते हैं खलीफा। आई रिपीट, मुस्लिम्स कम्युनिटी का जो हेड होता है यानी कि एम्परर किंग होता था, उसे कहा जाता था खलीफा। अब एक खलीफा जो थे, इन्होंने क्या किया कि पूरी दुनिया के मुस्लिम्स को इकट्ठा करने की कोशिश की। उस चक्कर में खिलाफत मूवमेंट चलाया गया।
खिलाफत मूवमेंट का ये इशू, क्योंकि इंडिया में भी काफी सारे मुस्लिम से रह रहे थे, तो इंडिया के अंदर मुस्लिम्स को इकट्ठा करने के लिए दो ब्रदर्स मोहम्मद अली और शौकत अली, ये लोग या इंडिया, गांधी जी को उन्होंने इंडिया आकर देखा कि हमें कोई ऐसा लीडर चाहिए जो कि क्या है, जिसकी बात सारे इंडियन सुनते हो। तो गांधी जी से बड़ा लीडर इस टाइम दुनिया में था नहीं, मतलब इंडिया में था नहीं। तो ये लोग गांधी जी से मिले, इन्होंने कहा कि आप हमारे मुस्लिम्स को इकट्ठा होने की कोशिश करो, आप हमारे मुस्लिम्स को इकट्ठा करो, और बदले में क्या होगा कि हम लोग आपका रिवोल्ट में क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। गांधी जी फटाफट से बात मान गए। उन्होंने सोचा कि लाइक इससे बड़ा क्या है, लाइक आपके पास कोई मतलब चांस नहीं मिलेगा, इसमें जो हिंदू हैं और जो मुस्लिम्स हैं दोनों को एक ही अम्ब्रेला के अंदर हम लोग लेकर आ जाएंगे। तो गांधी जी ने ये मौका पाया। वैसे गांधी जी क्या थे, काफी ज्यादा एडवांस थे। गांधी जी किसी भी क्या था अपॉर्चुनिटीज को खोना नहीं चाहते थे। तो गांधी जी को ये अपॉर्चुनिटी गांधी जी तुरंत हाँ कर दी। ठीक है, इन्होंने गांधी जी ने खलीफास की हेल्प की और बदले में खलीफास ने हमारी हेल्प। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं खिलाफत इशू। खिलाफत में रोलेट एक्ट सत्याग्रह हैज बीन वाइड स्प्रेड मूवमेंट। रोलेट एक्ट एक वाइड स्प्रेड मूवमेंट था, ये बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया गया था पूरे इंडिया में। ठीक है, क्योंकि क्या है कि एक ही तो ऐसा मूवमेंट मिला था हम लोगों को जिसमें इंडिया को यूनाइटेड करना था। तो रोलेट एक्ट वाज अ सत्याग्रह, वाज अ वाइड स्प्रेड मूवमेंट। इट विल बी लिमिटेड मोस्टली सिटीज एंड टाउन। पर इसका ड्रॉबैक ये था कि मतलब ये जो मूवमेंट चलाया गया था ना, ये सिर्फ सिटीज और टाउन में चलाया गया था। मतलब मूवमेंट्स का वाइड स्प्रेड अभी तक नहीं पाया था। अभी तक हम लोगों ने पूरा इंडिया को यूनाइटेड नहीं किया था। सिटीज और टाउन में मूवमेंट चलाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इंडिया में एक सिटी है तो लाखों गांव हैं। विलेजेस के अंदर भी उस मूवमेंट को चलाना बहुत जरूरी था। विलेजेस के लोग तो गांधी जी को भी जानते भी नहीं थे। तो रोलेट सत्याग्रह हैज बीन वाइड स्प्रेड मूवमेंट एंड इट विल बी लिमिटेड मोस्टली टू द सिटीज एंड टाउन्स। शायद इसीलिए गांधी जी ने भी कहा है कि जो स्पिरिट ऑफ द इंडिया जो है ना, यानी कि भारत की जो आत्मा है विच इज लिव इन अ विलेजेस, वो गाँव में रहती है। मतलब इंडिया में सिटीज इतनी नहीं है जितने टाउन्स हो, जितने विलेजेस हैं। तो अगर आपको इंडिया को यूनाइटेड देखना है ना, तो विलेजेस की तरफ से देखो। विलेजेस को यूनाइटेड करो, सिटीज तो फटाफट यूनाइटेड हो जाएंगी। ठीक है, तो महात्मा गांधी नाउ फेल्ट दैट नीड टू लॉन्च द मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट। महात्मा गांधी को अब इच्छा हो रही थी, अब चाहते थे कि एक ऐसा मूवमेंट चलाया जाए, नोट लॉन्च द मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया, जिसमें इंडिया के हर सिटी, हर टाउन, हर विलेज को जोड़ा जा सके। बट ही वाज सर्टेन that no much movement could be organized without bringing the Hindu and Muslim close together। इस वर्ड पे ध्यान देना, मैंने पहले ही कहा ना। पर वो जानते थे कि जब तक हिंदू और मुस्लिम, क्योंकि इंडिया की सबसे बड़ी कम्युनिटीज ये दोनों ही हैं, तो हिंदू और मुस्लिम को जब तक साथ में नहीं लाओगे ना, तब तक इतना बड़ा मूवमेंट नहीं चलाया जा सकता। अब हिंदू तो गांधी जी के सपोर्टर थे, पर मुस्लिम को कैसे लाया जाए? द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो वो आते हैं खिलाफत इशू पर, खलीफा, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन शुरुआत में दे दिया। बस आपको समझते जाना है, सुनते जाना है, आपका कंप्लीटली लर्निंग नहीं हो जाएगा। डोंट वरी, परफेक्ट नोट्स हैं। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज एंडेड टू डिफीट द ओटोमन एम्पायर टर्की। टर्किश यूरोपियन कंट्रीज के अंदर है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ था ना, एंड हुआ विद द डिफीट, तो ओटोमन एम्पायर हार गया था। ठीक है, ओटोमन एम्पायर मुस्लिम्स का एम्पायर था, जो कि मैंने आपको पहले ही कहा था। ओटोमन एम्पायर टर्की में हारा तो पूरे दुनिया के मुस्लिम्स को ब्रेक कर दिया गया। देयर वर रूमरस एंड अ हार्श पीस ट्रीटी वाज गोइंग टू इम्पोज्ड ऑन द ओटोमन एम्पायर। बच्चों मैं आपको समझा दूं ये होता क्या है ट्रीटी। ये वर्ड क्या है? जब भी कोई कंट्री वर्ल्ड वॉर लड़ता है, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात हुई है, तो जो कंट्री जीतता है ना, वो हारने वाली कंट्रीज के साथ क्या करता है? ट्रीटी करता है। अब इस ट्रीटी की कंडीशंस होती है, जैसे कई सारी कंडीशंस मार्केट में निकल कर आई। जैसे इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की ट्रीटी की कंडीशन क्या थी? एक कंडीशन मैं आपको बता दूंगा, बहुत सारी कंडीशन होती है वैसे। एक कंडीशन ये थी कि पूरी दुनिया में जितने भी मुस्लिम्स हैं ना, उनको ब्रेक कर दिया जाएगा, उनके एम्परर को ब्रेक कर दिया जाएगा। तो एक ट्रीटी हुई, हार्श पीस ट्रीटी कहते हैं इसको। हार्श पीस ट्रीटी वाज गोइंग टू द इम्पोज ऑफ द ओटोमन एम्पायर, की ओटोमन एम्पायर को इम्पोज कर दिया जाएगा। हु वाज अ स्पिरिचुअल हेड खलीफा ऑन द इस्लामिक वर्ल्ड। मतलब पूरी दुनिया में एक खलीफा जो है ना, इस्लामिक वर्ल्ड से रिमूव कर दिया जाएगा, रिमूव कर देगा। द मुस्लिम्स ऑफ द इंडिया डिसाइडेड टू फोर्स ब्रिटेन टू चेंज द टर्किश पॉलिसी। अब मुस्लिम्स डर गए। इंडिया के जो मुस्लिम्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि जो ब्रिटिशर्स हैं, यानी कि जो जीत चुके थे वो ब्रिटिशर्स, मैंने कहा था ना ये वर्ड, ये सब जगह फैले हुए थे, बड़े खराब लोग थे। The Muslims of the India decided to pretend to change the Turkish policy। अब इन्होंने ब्रिटिश को क्यों प्रेशराइज किया? क्योंकि यार हमारे हेड भी तो वही थे, इंडिया में भी तो ब्रिटिशर्स थे। तो इन्होंने अपने यहाँ पर जो गवर्नमेंट थी, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसके ऊपर फोर्स डाला, फोर्स टू चेंज द टर्किश पॉलिसी, कि यार इस ट्रीटी में से ये वर्ड हटा दी जाए। मतलब खलीफा को ब्रेक करने का कोई मतलब नहीं है। खलीफा ब्रेक हुआ तो मुस्लिम एम्परर बिखर जाएगा टुकड़ों में।
तो उन्होंने टर्किश इस पॉलिसी को चेंज करने की कोशिश की। तो खलीफा कमेटी वाज फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप, और उसके लिए खलीफा कमेटी बनाई गई अंडर द लीडरशिप ऑफ मौलाना आजाद, अजमल खान एंड हसरत मोइन। अ यंग जनरेशन मुस्लिम लीडर्स, उसके लिए बाहर की कंट्री से 2 मुस्लिम लीडर्स आए, ये किंग्स थे, ये प्रिंस थे। अ यंग generation Muslim leaders like brothers Muhammad Ali and Shaukat Ali began to discussion, वो महात्मा गांधी से डिस्कस करने के लिए आए थे अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ द यूनाइटेड मास एक्शन इन एन इशू, कि किस तरह से इस मास एक्शन को लिया जा सकता। ठीक है, गांधी ने इनकी हेल्प की थी। और इसका इम्पैक्ट ये पड़ा, मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या हुआ था, गांधी जी इसके लिए मान गए थे, इनकी ट्रीटी हुई थी, और उसके बाद गांधी ने बदले में सपोर्ट किया था गांधी जी को। डिफरेंट स्ट्रेंथ्स विद इन द मूवमेंट। ठीक है, अब आप इस टॉपिक के अंदर ये पढ़ने वाले हो बच्चों कि क्या है, हम लोगों ने रिवोल्ट को छेड़ दिया। अब ये रिवोल्ट, हमारा जो इंडिया था ना, वो कई पार्ट्स में डिवाइडेड है। यहाँ पर कई सारे सिटीज हैं, विलेजेस हैं, और लाइक ट्राइबल पर्सन्स हैं, हम लोग उन्हें कैसे बोल सकते हैं, फार्मर्स हैं। तो हर किसी ने इस रिवोल्ट का अलग नहीं निकाला था। देखो, कुल मिलाकर बात एक थी कि परेशान तो सब थे ही। मतलब वो लोग जानते थे कि हम लोग ब्रिटिश के अंडर में वर्क कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स के अंडर में, तो ब्रिटिशर्स से हर कोई परेशान तो था। अब ब्रिटिशर्स से परेशान तो थे, पर एक्चुअली क्या है, किस तरह से ये मतलब अपने रिवोल्ट को किस तरह से, मतलब अपनी जो मतलब क्या है, जो अंदर का जो एक मतलब एंग्रीनेस है ना, गुस्सा है, वो किस तरह से बाहर निकाले। तो इनको क्या था, एक लीड करने वाले लीडर की जरूरत थी। जैसा मैंने पहले कहा था, अब इतना बड़ा इंडिया, लाइक विलेजेस, टाउन्स, अब इतने लोगों तक पहुंचने के लिए, सब तक पहुंची तो सब तक बात भी तो कुछ थी। आज के टाइम पर थोड़ी था सबके घर में टेलीविजन या रेडियो थोड़ी थे। इन लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ये लोग एक एक विलेज में गए। अब गांधी जी को चाहिए थे वॉलंटियर्स। वॉलंटियर्स मतलब ऐसे लोग जिन्हें गांधी समझाएंगे। गांधी जी को समझाने के बाद ये वॉलंटियर्स जगह जगह जाएंगे और लोगों को गांधी जी की बात रखेंगे, और इन वॉलंटियर्स का कॉन्टेक्ट होना बहुत जरूरी है। कुल मिलाकर पूरा का पूरा काम कैसा था, टीम वर्क, हमें टीम वर्क चाहिए था। तो रिबेलियन इन अ कंट्री साइड फ्रॉम द सिटीज। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस रिबेलियन का, यानी इस रिवोल्ट का अलग अलग इम्पैक्ट पड़ा। पहला इम्पैक्ट है रिबेलियन इन कंट्री साइड, यानी कि विलेजेस में, सॉरी सिटीज में। सिटीज में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो फ्रॉम द सिटीज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड। सिटीज के अंदर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कंट्री साइड काफी फैल गया था, क्योंकि सिटीज क्या थी, काफी नेरो, कम होती हैं, ज्यादा एरिया था नहीं, ज्यादा सीनियर सिटीज, मैंने पहले भी समझाया, विलेजेस ज्यादा है, सिटीज कम है। तो ये आइडिया लोगों को जल्दी समझ में आ गया। फ्रॉम द सिटीज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्प्रेड। पर गांधी जी का एक प्रॉब्लम भी था, गांधी जी खुद सिटी में रहकर रिवोल्ट चला रहे थे, तो लोग ज्यादा कांटेक्ट में थे, पर विलेजेस में भी गांधी जी पहुंचे नहीं थे। From the cities, the non-cooperation movement of the countryside, cities के अंदर non-cooperation movement of the countryside चलाया गया। After the war, the struggles of the peasants and tribals were developing in a different part of the country. उसके बाद जब धीरे-धीरे war चल रहा था, the struggle of the peasants and tribals were developing, पर अभी तक peasants और tribals तक ये revolt पहुंचा नहीं था, तो वो लोग काफी परेशान हो रहे थे in a different part of the country, वहाँ तक पहुंचना भी जरूरी था। वन मूवमेंट वॉर अगेंस्ट द तालुकदार। एक तो ये लोग क्या कर रहे थे, ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे थे, और दूसरे तालुकदार। अभी तालुकदार क्या होते हैं, लैंडलॉर्ड्स। एक्चुअली क्या होता है बच्चों, कि जो विलेजेस के अंदर क्या होता है कि अगर आपको लोन लेना है या क्रेडिट लेना है, तो आपको क्या करना पड़ता है, लैंडलॉर्ड या फिर तालुकदार से बात करनी पड़ती है। वो क्या करते हैं, छोटे छोटे फार्मर्स जो होते हैं उनको लोन देते हैं, पैसा देते हैं, और बदले में इतना इंटरेस्ट जोड़ देते हैं कि वो इंटरेस्ट को चुका नहीं पाता उन फार्मर, और उसको अपनी जमीन बेचनी पड़ती है, अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ती है। ये तालुकदार और लैंडलॉर्ड इंडियंस ही हैं, पर इनको हमारे ही भाइयों से मतलब लोन लेने की, पैसा कमाने की इतनी बुरी आदत पड़ गई थी कि ये लोग क्या करते थे, इंडियनशिप नहीं देख रहे थे। ये लोग देख रहे थे कि कोई बात नहीं, गवर्नमेंट तो कोई भी हो चलेगी, अगर हम लोग पैसा कमा रहे हैं तो गवर्नमेंट को टैक्स देने से फर्क क्या पड़ता है। पर इसमें किसका कौन था, वो फार्मर। तो हमारे जो छोटे छोटे फार्मर्स थे ना, वो वॉर अगेंस्ट द तालुकदार और लैंडलॉर्ड पहले ही लड़ रहे थे। हु डिमांडेड द पीजेंट्स एक्स्ट्राबिटरी हाई रेट्स, जो पीजेंट से ज्यादा रेंट यानी कि टैक्स वसूलते थे, एंड वैरायटी ऑफ द सेसेस, और अलग अलग तरीके, मतलब ऐसे ऐसे रेंट मतलब क्या थे कि अलग अलग तरह के क्या करते थे, टैक्सेस वसूलते थे। ठीक है, सेशन मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस वसूलते थे, और इनका जो मतलब जो कैलकुलेटिंग जो तरीका था ना कैलकुलेशन करने का टैक्स का, वो अजीब था। ठीक है, मतलब पीजेंट्स का भी अगर एक बार उसने लोन ले लिया तो दोबारा चुका ही नहीं पाएगा, बड़ी मुश्किल आ जाती है। Peasants has to बेगार, बेगार क्या होता है मैं समझाता हूँ, मतलब उनको काम करवाया जाता है, काम करवाने के बदले उनको पैसा न देना, ये बेगार कहलाए। ये कैसे होता था,
अगर एक फार्मर ने लोन लिया, वो लोन नहीं चुका पाया, लाइफ लोन चलता रहा, धीरे धीरे वो फार्मर मर गया, तो उसके बच्चे जो होंगे ना, वो अपने फादर का क्या करेंगे, लोन चुकाएंगे, वो भी बेकार। बेकार मतलब पैसा तो होगा नहीं काम चुकाने के लिए, और लोन चुकाने के बदले पैसा ना होने के चक्कर में क्या करेंगे, वो उस लैंडलॉर्ड के फील्ड में फ्री में काम करेंगे, इसे कहते हैं बेकार। पीजेंट सेड टू बेगार, उन्हें बेगार पे करना पड़ता था। पीजेंट्स मूवमेंट डिमांडेड प्रोडक्शन, पीजेंट्स ने मूवमेंट चलाया, उन्होंने बोला कि हमारा रेवेन्यू यानी कि टैक्सेस कम किया जाए ताकि हमारी जिंदगी भी अच्छे से चल पाए। एंड अबोलिशन ऑफ द बेगार, तो सबसे पहले बेगार का खत्म चाहिए। मतलब अगर लोन फादर ने लिया है और फादर नहीं रहे, ठीक है, तो उनके चिल्ड्रंस जो होंगे ना, उनको ये लोन चुकाने पड़ेगा। एक इंसान के मरने के बाद उसका जो कर्जा होगा वो उसी के साथ चला जाएगा। The abolition of the begar and the social boycott is oppressive landlords. तो एक तो क्या था, हमें बेगार को हटाना था, दूसरा सोशल बॉयकॉट इज ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड, और लैंडलॉर्ड्स को भी ऊपर से साफ करना था। तो ये रिवोल्ट चलाया गया। इसके लिए फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए हमारे जवाहरलाल नेहरू जी आ गए, ठीक है। हाँ, उस टाइम पर गांधी जी के साथ जवाहरलाल नेहरू जुड़ चुके हैं। उन्होंने विलेजर्स की हेल्प के लिए अवध किसान सभा, ठीक है, बनाई। अवध किसान सभा बाबा रामचंद्र के अंडर में बनाई गई थी। बाबा रामचंद्र कौन थे? एक बार नेहरू जी यूपी के किसी विलेज में गए और उन्होंने क्या करा, अवध विलेज में गए और वहां पर उन्होंने किसानों की प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया। तो वहां के बाबा रामचंद्र नेहरू जी से मिले और उन्होंने किसानों की प्रॉब्लम्स के बारे में क्या बताया, लोगों को बताया। तो अवध किसान सभा सेटअप की गई, हेडेड बाय द जवाहरलाल नेहरू एंड द विद इन अ मंथ। और ये अवध किसान सभा लोगों को इतना, ये क्या करती थी अवध किसान सभा, लोगों की प्रॉब्लम्स को देखती थी और नेहरू जी को रिपोर्ट करती। अवध किसान सभा इतनी ज्यादा फेमस हुई कि एक ही मंथ में इसकी 300 ब्रांचेस खोली गई विद द सेटअप ऑफ विलेज। विलेजर्स खुश हो गए कि आज चलो हमारी गवर्नमेंट ना सुन रही है तो गांधी जी तो सुन रहे हैं। इस तरह से उन्होंने विलेजर्स को टारगेट किया और अपने साथ मिला लिया, ठीक है। काफी चालाक थे गांधी जी। इन्होंने विलेजर्स को जोड़ना स्टार्ट कर दिया था। ट्राइबल पीजेंट्स, अब बात करते हैं ट्राइबल। चलो एक प्रॉब्लम तो कम हो गई, सिटीज जुड़ गई, विलेजेस जुड़ गए। अब बात आती है ट्राइबल पर्संस की। बस यही ट्राइबल लोग, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, ये लोग प्योर हार्टेड होते हैं, काइंड हार्टेड, ठीक है। ट्राइबल पर्संस का इशू क्या रहता है, ये लोग दिमाग यूज नहीं करते। ये इशू यहाँ भी आएगा। गांधी जी ने ट्राइबल पर्संस को जोड़ने की सोची। अब ट्राइबल पर्संस के साथ प्रॉब्लम क्या, ट्राइबल पर्संस गांधी जी की बातों को तो समझ रहे हैं पर वो सीख नहीं रहे। मतलब ट्राइबल पर्संस खुद की मोनोपोली में चलते हैं, इन्हें लीडर चाहिए। हाँ, ट्राइबल पर्संस का एक लीडर काफी लाखों में ट्राइबल पर्संस को जोड़ सकता है। अब हुआ क्या ट्राइबल पर्संस में कि इन्होंने गांधी जी की बात तो सुनी पर वो ढंग से समझ नहीं पाए। इन्होंने सोचा कि गांधी आ गए हैं और ये जो गवर्नमेंट है ना, वो गवर्नमेंट खराब है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, और गांधी जी हमें गवर्नमेंट से बचाएंगे। तो इन्होंने खुद की पॉलिसी स्टार्ट कर दी। ट्राइबल पीजेंट्स इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी। ट्राइबल पीजेंट्स तक भी गांधी जी का मैसेज पहुंचा, बट एन आइडिया ऑफ द स्वराज येट अनदर वे, पर इन्होंने दिमाग नहीं लगाया। इन्होंने स्वराज्य का मतलब दूसरे तरीके से ले लिया। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक टॉपिक समझाया था विच इज कॉल्ड सत्याग्रह। गांधी जी चाहते थे कि कोई भी रिवोल्ट लड़ा जाए पर मतलब नॉन वायलेंस से, सच के रास्ते पर लड़ा जाए, उसमें वायलेंस ना हो। पर ये लोगों ने स्वराज्य का मतलब अलग ही समझा। उन्होंने बोला यार कुछ भी हो जाए, हमें तो क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए। तो उन्होंने स्वराज्य को दूसरे तरीके से ले लिया। ट्राइबल तो सही सही, ठीक है, तो ये लोग मारा कूटी को उठाए। तो कुल मिलाकर उन्होंने क्या किया कि गांधी जी के इस रिवोल्ट को वायलेंस पर दिया। गांधी जी काफी नाराज हुए इनसे। The colonial government has closed a large forest area, preventing the people from entering the forest. Colonial government इस टाइम क्या करती थी कि जो फॉरेस्ट एरियाज थे वहां पर वहां के लोकल लोगों को एंट्री बैन थी। तो वो वहां पर लोगों को एंट्री नहीं देती थी और वहां पर उनको जो उनके जो एनिमल्स थे उनको ग्रेजिंग वगैरह भी नहीं देती थी। और कलेक्ट द फ्यूल वुड एंड फ्रूट्स। एलोरी सीताराम राजू, ये इन ट्राइबल पर्सन का हेड था। एलोरी सीताराम राजू, इसके बारे में ये पढ़ा है, हीरोइक फिगर में समझा था उसके बारे में। एलोरी सीताराम राजू ये मानता था कि उसके अंदर नेचुरल पावर्स है। ये गांधी जी का बहुत बड़ा फॉलोअर्स था। ये मानता था कि उसको एक दो बुलेट्स को असर ही नहीं करेंगे, मतलब अगर गोली मार दी जाए तो उसको कुछ नहीं होगा। इसने गांधी जी के आइडियाज को ध्यान से समझा। अब गांधी जी के आइडियाज को ये समझा तो सही, ये गांधी जी का बड़ा भक्ति था, पर होगा क्या, इसने उसको रिवोल्ट को वायलेंस में ले लिया। एलोरी सीताराम राजू को पकड़कर जेल में डाल दिया। एलोरी सीताराम राजू claimed that he has a variety of the special powers। वो मानता था, उसने ये ट्राइबल पर्सन को लीड किया था और ये समझता, ये बोलता था क्या उसके पास स्पेशल पावर्स हैं। He arrested in India and could be liberated only by use of force। उसने फोर्सफुली ये रिवोल्ट लड़ा, काफी सारे क्या है पुलिस स्टेशंस को जला दिया, तो इसके लिए उसको पकड़कर जेल में डाल दिया गया और उसको वहां से गायब कर दिया गया। और विदाउट लीडर
यानी ट्राइबल पर्सन का लीडर पकड़ा गया, विदाउट लीडर्स लोग कुछ नहीं कर सकते और रिवोल्ट वहीं तक गया। ठीक है, कभी गांधी जी की ट्राइबल पर्सन की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व नहीं हो पाई। टूवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मतलब जो भी गवर्नमेंट कहती है उसको डिसओबे करो, यानी कि गवर्नमेंट के सिविल लॉज हैं उसे डिसओबे करो। गवर्नमेंट आपसे जो चाहती है, आपको जो कह रही है उसको ओबे मत करो और उसको बॉयकॉट करो। ये बॉयकॉट मूवमेंट भी है। महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विड्रॉ। महात्मा गांधी ने देखा कि अभी तक लोग जा नहीं पाए, नॉन वायलेंस इन ट्राइबल पर्संस के चक्कर में नॉन वायलेंस काफी ज्यादा टूट चुका था, वायलेंस बदल चुका था, तो गांधी जी ने विड्रॉ कर दिया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन और डिसोबीडियंस मूवमेंट डिफरेंस है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब होता है बच्चों की गवर्नमेंट को किसी भी तरह से कोऑपरेट न करना। मतलब गवर्नमेंट जो है ना वो इंडियंस के भरोसे ही चल रही थी। मैं मानता हूँ कि गवर्नमेंट के जो सुपर जो पोजीशंस थी वहां पर ब्रिटिशर्स थे, पर वो काम किससे करवा रहे थे? इंडियन से। मतलब उन लोगों ने हमारे ही कंट्री में हम ही को जॉब दे रखी। अगर हम लोग उनकी जॉब्स छोड़ देते तो सारा काम उनके ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग गवर्नमेंट को कोऑपरेट नहीं करेंगे। पर एक बहुत बड़ी बात है, जॉब गवर्नमेंट जॉब को छोड़ देना फिर घर कैसे चलेगा? लोगों ने गांधी जी के कहने पर जॉब छोड़ तो दी, पर वो समझ रहे थे कि जॉब छोड़ने के 2-3 दिन बाद क्या हो जाएगा, इंडिया फ्री हो जाएगा। पर ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे गांधी जी के बारे में डिस्ट्रस्ट फैलता गया, इसलिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कई बार नहीं चल पाया। और सिविल डिसोबीडियंस मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट आपसे जो बात कहती है, यानी गवर्नमेंट आपको कुछ ओबे करने के लिए कहती है, आप उसको डिसओबे करोगे, यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मतलब गवर्नमेंट की कही हुई बातों को न मानना। जैसे गवर्नमेंट बोलती है शांति बनाए रखो, हम लोग नहीं मानेंगे। गवर्नमेंट बोलती है आपको मतलब क्या है कि जैसे कि आपको क्या करना है कि है ना अपने अपने काम पे ध्यान देना है, ज्यादा लोगों के बारे में नहीं बातें करनी है या रिवोल्ट में पार्ट नहीं लेना है, तो हम लोग उसको डिसअपो करेंगे। महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन द 1922। महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को 1922 में ये सीताराम राजू यानी कि रेबेलियन मूवमेंट के वायलेंस होने के बाद हटा दिया। द मूवमेंट वाज टर्निंग वायलेंट। इसका रीजन था ये मूवमेंट वायलेंट यानी कि एक एग्रेसिवनेस का एग्रेसिव फेस लेता जा रहा था, टर्निंग वायलेंट इन मेनी प्लेसेस। सत्याग्रही नीडेड टू प्रॉपर ट्रेनिंग। गांधी ने इसका ये कंक्लूजन निकाला कि शायद मैं जो मैसेज दे रहा हूँ इसका जो मैं जो मैसेज दे रहा हूँ सत्याग्रह का और पीसफुल मूवमेंट का, शायद वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा। तो इसके लिए मुझे लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा। अब लोगों को ट्रेन कौन करेंगे? गांधी जी का वॉलंटियर्स यानी कि सत्याग्रही। The movement was turning violent in many places and the satyagrahis needed to proper train for the mass struggle. सत्याग्रही को प्रॉपर तरीके से क्या है ट्रेंड करने की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए CR दास एंड मोतीलाल नेहरू, ठीक है, तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज्य पार्टी बनाई। इसके लिए किस चीज के लिए? लोग को ट्रेंड करने के लिए। विद द कांग्रेस टू द आर्ग्यू फॉर द रिटर्न द काउंसिल पॉलिटिक्स। और ये पार्टी कांग्रेस के अंदर से ही निकली थी, मतलब इन्होंने कांग्रेस के अंदर से अपनी दूसरी पार्टी बनाई, स्वराज्य पार्टी विद इन द कांग्रेस। मतलब कांग्रेस के अंदर ही एक और पार्टी बनी, स्वराज्य पार्टी। धीरे धीरे अलग हो गई। आज हम लोग इसको किसी और नाम से मतलब ये पार्टी धीरे धीरे अलग होती गई। टू द आर्ग्यू फॉर द रिटर्न काउंसिल पॉलिटिक्स। तो इन्होंने इनका क्या इशू था? इनका जो कांग्रेस के साथ आर्ग्यूमेंट हो गया था। कांग्रेस चाहती थी कि सब कुछ वैसा ही चलता रहे, पर इनकी पार्टी का एम को छोड़ना। इसके बाद गांधी जी ने कहा कि यार मतलब सत्याग्रह से नहीं हो पा रहा है तो मुझे भी इनके बीच में उतरना पड़ेगा। मतलब अब एक ऐसे रिवोल्ट की जरूरत थी। गांधी जो थी, गांधी को सामने आना था। अब गांधी को सामने आने के लिए एक मतलब क्या था, इशू चाहिए था। ये इशू बना सोल्ट। गांधी जी ने, हाँ यही वही दांडी मार्च है जो आप लोग पढ़ोगे अभी। तो गांधी जी ने क्या किया, सोल्ट को सिंबल बनाया। गांधी जी ने बोला कि मुझे लोगों के सामने आना पड़ेगा, तो कोई ऐसा इशू लेकर आऊं जिससे लोग मेरी बात सुने। तो गांधी जी ने द वर्ल्ड फेमस, हिस्ट्री के अंदर इस मार्च का, इंडिया की हिस्ट्री में इस मार्च का बहुत बड़ा कहते हैं इंपॉर्टेंस है। सबसे बड़ा मार्च, सबसे बड़ा जुलूस, सबसे बड़ा क्या है, रिवोल्ट कहा जाता है इसको, द सॉल्ट मार्च। तो सॉल्ट वाज अ पावरफुल सिंबल दैट कुड बी यूनाइटेड द नेशन। तो उनको एक ऐसा सिंबल चाहिए था, उनको एक ऐसा इशू चाहिए था, सॉल्ट। अब सॉल्ट के बारे में क्या है, गांधी जी ने सॉल्ट सोचना निकलता हूँ। एक्चुअली इंडियन जो सॉल्ट कंज्यूम करते हैं ना, वो इंडिया के ओशन से आता है, आपको पता होगा। तो एक्चुअली क्या है, और सॉल्ट एक ऐसा मटेरियल है जिसे रिच और पुअर दोनों इक्वल क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं, और सॉल्ट ज़्यादा महंगा भी नहीं।
ठीक है। तो और हम लोगों के साथ एक नारा भी जुड़ा हुआ है कि भाई जिसकी नमक खाओ उसकी नमक हलाली कभी नहीं करनी चाहिए। जिस देश का नमक खाया उस देश की नमक हलाली कभी नहीं करनी चाहिए। तो एक अंदर से क्या है, एक फीलिंग आती है सॉल्ट को लेकर। तो गांधी जी ने सोचा कि लोगों को इकट्ठा करने के लिए थोड़ा सा स्लोगन भी देना चाहिए। तो गांधी जी ने सॉल्ट को एक पावरफुल सिंबल माना। ठीक है, मैंने कहा कि बड़े स्मार्ट थे। तो गांधी जी ने क्या किया कि सोल्ट को एक पावरफुल सिंबल बनाया और लोगों के बीच में इस चीज को लेकर आए, इस इशू को लेकर आए कि ये हमारा सोल्ट है, हमारे इंडिया में पैदा हो रहा है और ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरे सोल्ट को कैप्चर कर रही थी। वो क्या करती थी, हमारे इंडियंस का सोल्ट हमें ही बेचती थी। सिर्फ उस सोल्ट का जो पैकेजिंग होता था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट करवाती थी, फैक्ट्रीज के अंदर उसी सोल्ट को हमें बेचा जाता था। तो गांधी जी ने कहा सोल्ट इज अ पावरफुल सिंबल, सोल्ट से लोगों को जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने बोला सोल्ट को टैक्स फ्री करो। पहले तो उन्होंने गवर्नमेंट को कहा कि सोल्ट को टैक्स फ्री किया जाए क्योंकि सोल्ट इंडिया का ही क्या है, आपके पास मटीरियल। गांधी गवर्नमेंट डर गई। ऐसे तो गवर्नमेंट सोचा अगर सोल्ट फ्री करेंगे तो कल को ये बोलेंगे कि मेटल्स वगैरह है उन्हें भी फ्री करो, भाई ये जो प्रोडक्ट है ये इंडिया में पैदा हो रहा है, कॉटन पैदा हो रहा है, इसे भी फ्री करो तो हम लोग कमाएंगे क्या। मेनली एम गवर्नमेंट का क्या था कि कैसे कमाना है, तो हमारी चीजें हम ही को बेचती थी। तो सोल्ट वाज अ पावरफुल सिंबल दैट कुड बी यूनाइटेड। तो सोल्ट को गांधी जी ने एक इशू बनाया और बोला कि सोल्ट को टैक्स फ्री करो। गवर्नमेंट नहीं मानी, उन्होंने बोला ठीक है तुम नहीं मान रहे हो, हम लोग रिवोल्ट करेंगे। तो उन्होंने सोल्ट को पावरफुल सिंबल बनाकर फेमस मार्च, सोल्ट मार्च, दांडी मार्च की। Salt March accompanied by the 78 of the trusted volunteers। सोल्ट मार्च के अंदर गांधी जी ने अपने 78 वॉलंटियर्स को टारगेट किया जिसमें खुद भी थे वो, और उन्होंने बोला कि 78 वॉलंटियर्स मेरे साथ इस मार्च में आगे बढ़ेंगे। फाइनली महात्मा गांधी once again decided to call off the movement and the enter to the pact of the evening। उसके बाद ये सोल्ट मार्च आगे बढ़ी। उन्होंने गांधी ने दांडी यानी कि गुजरात के जो अंडमान एंड निकोबार के पास में, गुजरात का जो क्या है आपके पास लाइक बीच है, दांडी एक विलेज है, तो दांडी विलेज में जाकर उन्होंने सोल्ट लो तोड़ा भी था। फाइनली महात्मा गांधी वंस, इसके बाद क्या हुआ था, सोल्ट मार्च के बाद भी काफी रिवोल्ट हो चुका था। तो गांधी जी ने फाइनली क्या किया, इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया। कौन सा मूवमेंट चलाया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को चलाया गया था। तो गांधी जी ने ये जो रिवोल्ट चलाए थे ना, तो ठीक है, इसमें इस रिवोल्ट के अंदर उन्होंने सोल्ट मार्च के बाद जब देखा कि अभी भी क्या है कि काफी ज्यादा वो प्रॉब्लम हो रही है, तो गांधी जी ने इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया एंड एंटर टू द पैक्ट। और गांधी जी का इरविन के साथ एक कॉन्फ्रेंस हुई, लॉर्ड इरविन, ठीक है, इससे कहते हैं एंटर टू द पैक्ट विद इन द इरविन ऑफ द 5 मार्च 1931। पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट डिफरेंट एंगल। जो लोग थे ना वो क्या कर रहे थे, इस मोमेंट को अलग तरीके से देख रहे थे। पाटीदार्स ऑफ द गुजरात एंड जाट इन उत्तर प्रदेश, वो इस मोमेंट को अपना प्रॉफिट समझ रहे थे। वो सोच रहे थे कि इंडिया फ्री होगा तो हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इंडिया फ्री होगा तो बदले में हमें प्रॉफिट मिलेगा। पाटीदार्स ऑफ द गुजरात एंड जाट ऑफ द उत्तर प्रदेश सोच रहे थे कि हम लोगों की जो मिडिल वर्कर्स हैं ये लोग क्या थे, काफी रिच थे, तो गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता था। तो इन लोगों ने गांधी जी का सपोर्ट इसलिए किया कि गवर्नमेंट हटेगी तो हमें टैक्सेस नहीं देने पड़ेंगे, पर ये गलत था। पर उन्होंने देखा कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तो उन्होंने अपना रिवोल्ट वापस ले लिया। कुल मिलाकर अभी भी इंडिया में डिस्टर्ब था। टू ऑर्गेनाइज द बिजनेस इंटरेस्ट फ्रॉम द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस इन 1920। इनको अपने साथ जोड़े रखने के लिए टू ऑर्गेनाइज द बिजनेस, देखना कांग्रेस अपना ही साथ छोड़ देगी इंडिया का, यहीं से डिस्ट्रेस पैदा होता है, और आज भी कांग्रेस हमारे साथ नहीं है, ऐसी कंडीशन हो रही है। टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए फॉर्म द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस 1920, द फेडरेशन ऑफ द काउंसिल चैम्बर ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, FICC बनाई गई। इस FICC के अंदर क्या बताया गया, इस FICC के अंदर ये बताया गया, मतलब ये क्या करेगी, कंप्लीटली कमर्शियल चीजों को देखेगी। मतलब क्या थी कि जो ये लोग इंडस्ट्रियलिस्ट थे इनकी प्रॉब्लम्स को देखेगी। अब इनका जो इंटरेस्ट था ना वो रिवोल्ट से हट चुका था, अब ये लोग सिर्फ अपना प्रॉफिट देख रहे हैं। कौन, पाटीदार और गुजरात के जाट थे, इन लोगों का मतलब क्या। अब एक कुल मिलाकर हमारी सोसाइटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यानी कि रिच वर्कर्स, यानी कि रिच जो सपोर्टर्स थे वो हमारे मूवमेंट से दूर जा रहे थे। गांधी कॉल्ड अनटचेबल, गांधी जी ने कहा कि ये लोग दूर जा रहे हैं। अब ये लोग क्या करते थे कि जो स्वीपर्स थे ना उनको हैक करते थे। गांधी जी ने स्वीपर्स को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की। गांधी जी ने कहा कि स्वीपर्स की कंडीशन यानी कि ये जो मतलब 4th ग्रेड के क्या है जो वर्कर्स हैं, जो हमारे नालियों की सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, ये लोग क्या है कि सोसाइटी का एक बहुत बड़ा पार्ट है। मतलब अप्रोक्स सोसाइटी के अंदर 25% लोग यही है। तो 25% लोग होने के चक्कर में पर ये लोग क्या करते हैं, अपने आप को हम लोगों से अलग मानते हैं। तो गांधी ने डिसाइड किया
कि इन स्वीपर्स को बंगी, पहले लोग इन्हें बंगी कहते थे, पर बाद में इन्होंने बोला कि लोग इनको बंगी न करके गांधी जी ने इनका नाम बदल दिया। गांधी जी ने इन अनटचेबल पर्सन को कहा हरिजन। हरिजन मतलब चिल्ड्रंस ऑफ पोर, मतलब उनको एक सम्मान दिया। हमारे गांधी जी काफी महान विचारवादी थे और इसको सपोर्ट करने के लिए गांधी जी ने खुद के आश्रम के टॉयलेट्स वगैरह साफ किए। उन्होंने बोला अपनी सफाई में कोई दिक्कत नहीं है, अगले जो पर्सन है सफाई कर्मी है वो हमारी क्या करते हैं, सेवा करते हैं, ये हमारे आदर्शों पे चलते हैं, अगर ये ना होते तो शायद कचरा। तो गांधी जी ने इनका सम्मान करने के लिए। तो सेंस ऑफ द कलेक्टिव बिगनिंग, लास्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो काफी हद तक ये रिवोल्ट सक्सेसफुल रहा था, पर इस रिवोल्ट में क्या है, अलग अलग तरह के इंसिडेंट्स आप लोगों ने पढ़े, तो एक कलेक्टिवली बिगनिंग देख लेते हैं। Nationalist movement spread when the people belong to the different regions and communities begin to develop in a sense of the collective belonging। मतलब नेशनलिस्ट मूवमेंट तो हम लोगों ने चलाया, पर हर किसी का अपना इंटरेस्ट था, लोग अपने मतलब के लिए इसमें क्या हो गए थे, पार्ट लिया था, कोई सीरियस नहीं लेगा था इस मूवमेंट को। द आइडेंटिटी ऑफ द नेशन इज मोस्ट ऑफन सिंबलाइज्ड इन फिगर एंड इमेजेस। हमें लोगों के दिल में मतलब क्या था, नेशन वाइज एक फीलिंग मतलब क्या था पैदा करनी होती, इसलिए हमें एक फिगर और एक इमेजेस बनानी पड़ी, वो है भारत माता का फिगर। दिस मेड द भारत माता, मैंने कहा ना, तो बाद में लोगों को समझाने के लिए एक्चुअली क्या कहा जाता है, वर्बल यानी कि टॉक टू टॉक यानी पर्सन से, वर्बल से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इमेजेस। तो हम लोगों को क्या करना पड़ा, इमेजेस को साथ लाना पड़ा, कुछ ऐसा तरीका मिले कि हम लोगों के दिल में क्या है कि एक देश प्रेम की भावना जागृत कर पाए। तो दिस मेड द भारत माता फिगर, तो उन्होंने भारत माता का फिगर इंट्रोड्यूस किया। तो किसने बनाया भारत माता का फिगर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है। The image of the Bharat Mata was first created by the Bankim Chandra Chattopadhyay in 1870 when he wrote Vande Mataram। और उन्होंने वहाँ पर वंदे मातरम भी लिखा। ये दुनिया को एक करके, इंडिया को एक करने के काम है। पहला है भारत माता की फिगर बनाना, भारत माता का क्या करना, स्टेचू बनाना, भारत माता का पोर्ट्रेट जनरेट करना, और दूसरा है वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग बनाना फॉर आवर मदरलैंड। ये हमारी मदरलैंड के लिए बनाया गया था ताकि इंडियंस को करें। Indian folk song is a folk sung played by the important role to making the idea of nationalism। और इन चीजों ने, इंडियन folk song ने और इंडियन आइडियाज ने ये नेशनलिज्म को काफी ज्यादा तक फैलाया। इन द बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर, इन मद्रास नतीशा शास्त्री कलेक्टेड द folk tale of the song। ये क्वेश्चन आया हुआ है इस साल नतीशा शास्त्री के बारे में, ठीक है। कहाँ के थे, द बंगाल में मद्रास, मद्रास की थी नतीशा शास्त्री। इन्होंने क्या किया था, कलेक्शन ऑफ द folk tale, काफी ज्यादा folk tale यानी नेशन के लिए टेल्स यानी कि कहानी और सॉन्ग्स बनाए, which lead the movement of the folk rival, जिनके मोमेंट को folk rival भी कहा गया है। हिडन क्वेश्चन है, ठीक है। ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट, और इसी स्वदेशी मूवमेंट के अंदर में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, आप लोग देखते हैं ना नेशनल फ्लैग, तो नेशनल फ्लैग यही बना हुआ है। ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट द ट्राई कलर फ्लैग रेड ग्रीन येलो, कंफ्यूज हो गया ना। पहले हमारे फ्लैग का जो जनरेशन किया गया था ना ट्राई कलर, फिर उसमें 3 कलर डाले गए थे, बाद में उसमें अपडेशन हुआ है। तो आज का जो कलर है वो ऑरेंज और व्हाइट और क्या है आपके पास ग्रीन। तो पहले कलर 3 थे, रेड ग्रीन और येलो। द फ्लैग वाज डिजाइन इन अ बंगाल, इट वाज अ 8 लोटस, इसमें 8 लोटस थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 लोटस। ये 8 लोटस क्या शो करते हैं, द प्रोविजंस ऑफ द प्रिंसली स्टेट। उस टाइम पर, आज जैसे हमारे इंडिया में 7 जो है वो यूनियन टेरिटरीज हैं, उस टाइम पर यूनियन टेरिटरीज नहीं थी, उन्हें प्रिंसली स्टेट कहते हैं। प्रिंसली स्टेट, यहाँ पर इंग्लैंड के प्रिंस रहते थे और पूरे इंडिया को 8 जगह से कंट्रोल करते थे। इन्हें 8 प्रिंसली स्टेट कहा जाता था, उस टाइम किंग्स वगैरह थे। तो ये 8 प्रिंसली स्टेट 8 लोटस को शो करते हैं। तो इट हैज 8 लोटस रिप्रेजेंटिंग द 8 प्रोविंस ऑफ द क्रिसेंट मून। और उस टाइम पर इंडिया और पाकिस्तान एक थे, तो क्रिसेंट मून शेप भी रिप्रेजेंट कर रहा था हिंदू और मुस्लिम। लोटस रिप्रेजेंट कर रहा था हिंदुज्म को, और जो क्रिसेंट मून था वो रिप्रेजेंट कर रहा था मुस्लिम को। Means of the creating a feeling of the nationalism was through the interpretation of the history। और ये जो था, ये कलेक्शन फीलिंग थी, ये हिस्ट्री में आज भी क्या है, उन्होंने हमारी हिस्ट्री को जोड़ने की कोशिश की। द नेशनलिस्ट राइटर अपग्रेड द रीडर्स एंड टेक प्राइड इन इंडियंस ग्रेट अचीवमेंट। और जो हमारे राइटर्स थे उन्होंने क्या किया था, इंडिया की ग्लोरी यानी इंडिया के प्राइड यानी इंडिया के गर्व को बढ़ाने में काफी हेल्प की थी। एंड ग्रेट अचीवमेंट्स इन द पास्ट स्ट्रगल्स एंड चेंज द माइजरेबल कंडीशंस अंडर द ब्रिटिश। और इस तरह से काफी ज्यादा रिवॉर्ड मिलते हुए उन्होंने इंडियंस को फ्री करवाया, किससे, ब्रिटिश गवर्नमेंट से, ठीक है। तो बच्चों ये था आपका नेशनलिज्म इंडिया, अच्छा चैप्टर था, ठीक है। तो किस तरह से रिपोर्ट लड़ा गया है सब बताया गया है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप रिवाइज करते रहेंगे और जो प्रॉब्लम्स होंगी वो मुझसे डिस्कस करेंगे।
तो हमारी वेबसाइट को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा और काफ़ी हद तक हमें अपने जो व्यूज़ हैं वो मिलते हैं। आपके व्यूज़ चाहे वो अच्छे हैं या बुरे हैं, हमारे दोनों काम के हैं, ठीक है। तो और हमारे वीडियोस आप तक क्लियरली पहुंचते रहें, इसके लिए हमें सब्सक्रिप्शन जरूर कीजिएगा। और क्या है कि अगर कोई डाउट होते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर हमारी वेबसाइट के अंदर दे रखा है, जैसे यहाँ भी दे रखा है पेजेस पर नोट्स पे, यही नोट्स आपको लर्न करने हैं और इसी के थ्रू हमसे कॉन्टैक्ट करेंगे आप लोग, ठीक है। तो जल्दी ही स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, जल्दी एक नया लेक्चर आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए क्या है, इसको लर्न कीजिए और अच्छे से स्टडी करते रहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।